हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो तीसरा सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास के बगैर मेरी जीके अधूरी है। और हर एग्जाम में जीके इस इतिहास से, इस हिस्ट्री से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सी टेट हो, एसएससी हो, सभी सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसी इतिहास से। तो सीधा करते हैं, अपने 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने में कराने जा रहा हूँ। तो मेरा जो बैच है जीके की जंग अमित सर के संग, फ्री ऑन यूट्यूब पर है, आप सबको बता दीजिए। तो शुरू करते हैं। आने वाले सी टेट, डी ट्रिपल एस बी में हिस्ट्री को क्वेश्चन देखने को खूब अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, क्या, कब, कहां और कैसे। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये फर्स्ट चैप्टर है। पेन को ले लूं, एक मिनट। ये फर्स्ट चैप्टर आपके सामने होगा 6th क्लास का। ठीक है भाई, 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, आज के कंटेंट में, मेरे में आज की कक्षा में क्या क्या टॉपिक आएंगे वो सभी जानेंगे अभी 2 मिनट में। आप क्या, व्हाट विल यू लर्न टुडे। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, भारत के नाम कैसे पड़ा, हमारे भारत जो देश है इसका नाम भारत कैसे पड़ा। तारीखों का मतलब क्या होता है, तारीख के डेट वगैरह कब से शुरू होती हैं, ये सारी चीज आज हम पहली क्लास में ये जब जानेंगे, सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहला टॉपिक, शुरू करते हैं। 1 मिनट इसको रफ करके और फिर क्लियर सा दिखेगा। ठीक है, पेन लिया और फर्स्ट टॉपिक आपके सामने, इतिहास क्या है, अतीत क्या है, हिस्ट्री क्या है। मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। जो बीत गया वही इतिहास है। मानव समाज में विभिन्न विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव आए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है। ठीक है, विभिन्न कालों में, चाहे वो कोई सा भी काल हो, चाहे वो आपका प्राचीन काल हो या मध्य काल हो या आधुनिक काल हो, सभी कालों में, विभिन्न कालों में, इनमें तरह तरह के परिवर्तन, तरह तरह के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। या उस समय पहले जो हमारे मनुष्य जाति थी वो कहाँ से शुरू हुई थी या कहाँ से पनपी थी, ये सारी चीजें एक प्राचीन काल में पता लगती है। मध्यकाल में फिर राजा महाराजा साम्राज्य, उनके समाज वर्ग के बारे में जानते हैं, और आधुनिक युग में आपको पता भी है। ये सारी चीजें मैं टॉपिक वाइज क्लियर करता चलूंगा, आते चलेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इतिहास और अतीत का महत्व क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कि इतिहास का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इतिहास क्या चीज है। इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्य और समाज के बारे में पता चलता है। ठीक है मेरे भाई, इतिहास से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते, ये सारी चीजें हमें इतिहास से पता चलता है। ठीक है, उनके स्रोतों से, सोर्सों से हमें जानकारी मिलेंगी। वो कौन कौन सी सोर्स है, आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका, इतिहास हम उन लोगों के पेशे के बारे में, मतलब व्यवसाय क्या थे उनके, बतलाता है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धि के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलती के बारे में पता चलता है, ताकि भविष्य में हम कोई गलती ऐसी न करें। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। ठीक है, इतिहास से हमें सबक लेते हैं कि ताकि एक बेहतर भविष्य बना सके, ताकि पूर्वजों ने जो हमारी गलती की है उसको हम आने वाली जिंदगी में, आने वाले भविष्य में ऐसी गलती कोई क्रिएट न करें। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, लोग कहाँ रहते थे, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दे रखा है जो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा आपको, मैप वाइज पढ़ाते चलूंगा। इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, पहले टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर क्लियर करता हूँ क्या चीज है। लोग कहाँ पर रहते थे पहले, वेयर डिड पीपल लिव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, ये आपको चित्र मैप में दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान है। यही आपकी आपकी क्या चीज है, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियां अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है भाई, ये जो है ये नीचे पाकिस्तान है। कभी सोचने लगे तो पाकिस्तान में बता रहा हूँ मास्टर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8,000 वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वर्ष पहले लोगों की शुरुआत हुई, और पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में लोग कब रहते थे। 8,000 वर्ष पहले रहते थे। उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी, वे गेहूं और जौ की खेती करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किन पहाड़ियों में
कौन सी खेती कब की गई, ये सारी एग्जामिनर पूछेगा यहीं से। और बच्चा इन चीजों तक जाता ही नहीं है। आजकल क्या है कि वन लाइनर पढ़ाया, कोई भी कोचिंग सेंटर देख लो आप दिल्ली के अंतर्गत या कहीं पर भी देख लो, वन लाइनर पढ़ाया कि अब यहाँ से पढ़कर चला जाए, जी के क्या है, जी को वन लाइनर पढ़ो और कर आओ। ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में एग्जामिनर इतना चतुर हो गया है कि बच्चे को कैसे फंसाना है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आज क्लियर करते चलूंगा आज से अपने बैच में, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नर्मदा, जो कि नर्मदा में मेरे इस मैप में दिख रही होगी। नर्मदा जो कि एमपी से निकलती है, कहाँ से, मध्य प्रदेश में नर्मदा। इनके बारे में सब प्रॉपर तरीके से मैंने अपने चैप्टर वाइज में टॉपिक क्लियर कर रखे हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या है, इन कमेंट मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मैं समझ मार खा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक, इन कमेंट बताओ। नेक्स्ट क्लास में आपकी सुनवाई होगी मेरे द्वारा, मैं प्रस्तुत करूंगा उसको, दोबारा से एनालिसिस करूंगा कि बच्चे को कहां से कैसे समझ में नहीं आ रही ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैंने आपको दिखा दी है। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नजदीक रहते थे, क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा थी यहाँ पर, फल फ्रूट के ज्यादा पेड़ वगैरह लगते होंगे, या कोई पशु आता होगा पानी पीने के लिए, उनका शिकार करते होंगे, ये मेन चीजें थी पहले रहने के लिए, ठीक है। वे लोग शिकार करते थे या फिर कंदमूल के फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, ठीक है, बल्कि इनके खानाबदोश और बंजारे का नाम दिया जाता है। पूछ लेगा एग्जामिनर के खानाबदोश या बंजारे क्या चीज है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते थे, वही खानाबदोश या बंजारे कहलाते थे, ठीक है। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक खाना लगता है, फल लगता है, उसी के कारण इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम, इनको बाद में कर लेंगे रफ। गारो और विंध्या की पहाड़ियां, एक मिनट इसमें मैं बता दूं आपको मैप में कि गारो और विंध्या की पहाड़ियां कहाँ पर है मेरे भाई। इसको रफ करने पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आप कभी भी किसी भी पेपर में जब इन चीजों को पढ़ो तो आपके दिमाग में प्रैक्टिकली आ जानी चाहिए कि गारो की पहाड़ियां कहाँ है, विंध्या की पहाड़ियां कहाँ है मेरे भाई। तो पेन ले लिया, ये आपकी गारो की पहाड़ियां नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है। गारो की पहाड़ियां लिखा भी हुआ है। आपकी जो विंध्यांचल है वो यहाँ पर है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर स्थित है जो विंध्या की पहाड़ियां और गारो, आपको मैंने बता दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। गारो और विंध्या की पहाड़ियां या हिल्स, गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती की थी। ये देखो, ये क्वेश्चन यहीं से तो निकलते हैं कि धान की खेती कहाँ हुई, या गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहाँ हुई। तो ये सभी चीजें नोटबुक में आप लिखते रहना, ठीक है। विंध्यांचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी, ठीक है। सिंधु और सहायक नदियां, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सिंधु के बारे में पढ़ेंगे हम। सिंधु जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है, ये बॉर्डर है एक प्रकार से। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था सिंधु का, उनके जो शहरों का विकास, 4700 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब शहरों का विकास हुआ और कहां पर हुआ, किस जगह पर हुआ, इन चीजों को, सभी चीजें आपको हर चीज को क्लियर आ रही होगी। छोटे छोटे टॉपिक में क्वेश्चन इतने उठेंगे और उठे हैं यहीं से, ठीक है। गंगा और सोन, गंगा और सोन कहाँ, गंगा जो कि गंगोत्री से निकलती है, सोन जो कि एमपी से निकलती है, एमपी मध्य प्रदेश से निकली है ये नदी। तो गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। मैप में मैं बता दूं कि सिंधु नदी, इंडस जो है आपकी यहाँ पर है, और आपकी जो गंगा है वो नदी ये रही, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको मैप में सारी चीजें क्लियर होती चल रही होंगी, ठीक है। ये आपको ऊपर हिमालय हो गया, ये महानदी है। तो गंगा और सोन के बारे में, जो कि एमपी यहीं से निकलती है और फिर आगे चल के वो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सॉरी। अब गंगा और सोन, गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष, ये सभी चीजें याद कर लेना। 4700 वर्ष में पहले किसकी शुरुआत हुई, किन शहरों की, 8000 पहले कहाँ पर थे, बसे थे लोग, और 2500 वर्ष पहले क्या, कौन सी गंगा और नदी के मतलब इन किन नदियों के पास शहरों का विकास हुआ या विकसित हुए। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर हुआ था, ठीक है। आशा करता हूँ इस चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देश के नाम,
मतलब हमारे भारत जो है उसके नाम कौन कौन से हैं और किस किस ने रखे हैं, ये सारी चीज इस स्लाइड के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, या ऋग्वेद में दिए हैं, बाहर से विदेशी से आए हुए उन्होंने दिए हैं, ठीक है, किस किस ने हमारे भारत का नाम क्या क्या नाम दिया है, वो चीजें इस टॉपिक के स्लाइड के अंतर्गत जानेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे भारत के बारे में। हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा था। ठीक है, क्या नाम पड़ा था? भारत। ठीक है, अब किसके नाम पर? भरत के नाम पर। ठीक है, वो बहुत ही तगड़े महाराजा थे, राजा थे हमारे, किसके? हमारे देश के। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों को भरत कहा जाता था। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर हमारा ऊपर का। इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन उठाया और उठता रहेगा। लास्ट 2008 में 18 में आया था, सॉरी 2018 में सी टेट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे भी एसएससी के माध्यम भी देखने को मिला है। मैंने एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में था, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो भरत नाम है वो किस वेद के अंतर्गत दिया गया है, तो ऋग्वेद आपके सामने है, इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। ठीक है, मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो इन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु घाटी कौन सी? सिंधु घाटी या सिंधु नदी जो आज की इंडस नदी या रिवर है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, वो सिंधु घाटी में से प्रवेश किया। वो श का उच्चारण है करते थे, मतलब श का है करते थे, और इसी तरह से वो सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। मतलब बोलते तो सिंधु थे, बोलता था हिंदू। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। अब आपको पता लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान किसने नाम दिया। भारत नाम कहां से कैसे पड़ा? सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था और इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई और सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था। सिंधु सभ्यता जिसे यूनानियों में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं कि यूनानियों में क्या कहा जाता था? इंडो इंडस। ठीक है, जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। आशा करता हूँ समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक सा, मतलब समझ में आना चाहिए, वो मैंने कंटेंट में अपने पॉइंट डाले हुए हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को निकालेगा। ठीक है, जब अंग्रेजों को पता चला कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली और सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं, तो इसके आधार पर अंग्रेजों ने इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, सिंपल है। अंग्रेजों को इंडिया शब्द अच्छा लगता था और उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश काल, जो अंग्रेज जो फिरंगी थे, जिनका खंडन बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री में करूंगा मैं, इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, ये आपकी इंडस वैली है जो मैंने दिखाई हुई है और आपको मैं समझा दूंगा आगे की सारी क्लासेस में। अब पढ़ेंगे हम इतिहास के स्रोत। भाई आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपको मैंने बताया है पहले। अब इस सोर्स कौन कौन से, किन किन सोर्सों के माध्यम से हमारे हिस्ट्री का, इतिहास का, अतीत का पता चलता है, वो सारी चीजें आपके सामने में रख रहा हूँ। पांडुलिपि, पुरातत्व स्थल, अभिलेख और सिक्के, इनके माध्यम से ज्यादातर हमें पता चलता है, ठीक है, किस राजा ने कौन से सिक्के चलाए, क्या उसका साम्राज्य कितना बड़ा था, कितने में फैला हुआ था, या उस समय के चित्रकारी कैसी थी। ये सारी चीजें हमें इन चीजों से पता चलता है। क्या क्या अभिलेख थे उस समय उनके और कौन कौन से स्थल हुए, पुरातत्व स्थल जो होते हैं। ठीक है, अब पांडुलिपि है आपके बारे में, अब पांडुलिपि पढ़ेंगे। ठीक है, मेन्यू स्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई किताबों को पांडुलिपि कहते हैं, जो हाथ से लिखी जाती थी। पहले ऐसा तो नहीं था कि अब तो मशीनें हैं, प्रिंट छाप दिया बात खत्म। छपाई प्रिंटिंग की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को हाथों से लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपि को ताड़ के पत्ते या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयां, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ये आपको दिख रहा होगा, यह पांडुलिपि का एक पन्ना है। ठीक है, आप पढ़ लेना जो पढ़ सके। ठीक है, झूम करके देख लेना, काफी हद तक पढ़ा जा सकता है। अभिलेख पढ़ेंगे अब हम। आर्कियोलॉजिकल, किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। मतलब किसी पत्थर पर लिखा हुआ, उसी या गाड़ कर, मतलब किसी चीज से लिखा हुआ, मतलब उकेरना, मतलब वही होता पत्थर पर लिखना। ज्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा, आदेशों को मिलता थे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, अपने आदेशों को करते थे। ठीक है, उनको किस पर लिखा जाता था? अभिलेख, मतलब पत्थरों पर लिखा जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों लिखी जाती थी कि आगे की पीढ़ी
ये पता कर सके कि हमारे पूर्वजों ने ये घोषणा की हुई है। ठीक है, ऐसी घोषणाओं को अभिलेख पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। कुछ अभिलेख राजाओं, व्यापारियों, अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में लिखा जाता था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत, प्राकृत और तमिल, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। जो अभिलेखों को, ज्यादातर अभिलेखों को किन भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो आपको याद करना है, संस्कृत है, प्राकृत है, तमिल है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये अभिलेख है आपके। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, सिक्के, कॉइन्स के बारे में जानेंगे हम। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती थी, जैसा आपको नीचे दिख रहा है। इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्के से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई। सिंपल है, सभी चीज सिंपल लैंग्वेज में लिखिए ताकि बच्चा कहीं से ये नहीं हो कि ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर मैं आपको अपना एनालिसिस कर दूंगा कि ये इसका मतलब ये है, अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। ठीक है, पुरातत्व स्थलों के बारे में जानेंगे हम। सिक्के आपको पता चल गई होगी। ठीक है, रिकॉर्ड जो होते हैं, जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, ठीक है, इसे पुरातत्व तत्व स्थल कहा जाता है। मतलब अवशेष किसी के या कंकाल के हो या कोई आपका जैसे ब्रुज होंग में आप आगे पढ़ोगे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, तो उस कंकाल मिला, उसके साथ या तो किसी कुत्ते को लिटाया गया था, मतलब उसके कंकाल मिले हैं, या किसी बकरी के, तो वही अवशेष मिलना, वही पुरातत्व स्थल है। भवन और स्मारक में पुरातत्व स्थलों की श्रेणी में आते हैं। जो भवन होते, पुराने पुराने भवन है या स्मारक है, वो पुरातत्व स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों पर ही अवशेष मिलते हैं हमें। ठीक है, पुरावशेष और अन्य वस्तुओं के बीच जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। इतिहास और तिथियों के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ डेट। अब बहुत से बच्चे को ये नहीं पता कि एडी क्या है, बीसी क्या है, या हिंदी में बोलूं तो ईसा पूर्व क्या है, या ईसीवी क्या है। ये सारी चीजें आज कंफ्यूज जो होती है अभी तक, उन चीजों को मैं पहले ही चैप्टर में आपको क्लियर कर दूंगा। तिथियां की मदद, जो तिथियां होती हैं उनकी मदद से हमें घटनाओं की एक खास क्रम में रहने की सहूलियत होती है। कि इससे ये भी पता चलता है कि उस घटना, जैसे कि 263 में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, ये ऐसे डेटों के माध्यम से पता चलता है कि उस समय के ये हुआ था। ठीक है, या उस समय इस राजा ने राज किया था। ये सारी चीजें हमें इतिहास की तिथियां ही तो बताती हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तिथियों का बहुत महत्व होता है। इतिहास के बारे में चर्चा करते तिथियों के लिए बीसी, ईसा पूर्व कहा जाता है, और एडी, ईसवी कहा जाता है। ये दोनों चीज मैंने, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एनो डोमिनी। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों चीज क्लियर कर दी है। बीसी का मतलब आपको मैंने बता दिया, ईसा से पहले, जो ईसा मसीह है, जो भगवान थे, मतलब ईश्वर के रूप में थे, उनसे पहले को बोलते हैं बीसी, और उनके बाद को बोलते हैं एडी। ठीक है, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईश्वर के साल में। कभी कभी एडी की जगह सीई, मतलब कॉमन इरा कहा जाता है, और इसी तरह बीसी की जगह बीसीई का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि बिफोर द कॉमन इरा। ठीक है मेरे भाई, बीसीई। और ये मैंने नीचे लिख भी रखा है, आपको क्लियर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि कहाँ से क्या चीज शुरुआत हुई तिथियों की। ठीक है, कहाँ से बीसी बोला कहाँ तक बीसी बोला जाता था, और कहाँ से एडी शुरू हुआ। ये सारी चीजें आप इस इमेज में ऑन टेलीग्राम पर अमित सर जी के पर सर्च मारना, टेलीग्राम पर आपको सामने होगी मेरी ये सारी चीजें। पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, और आप, छुट्टी है, फ्री है, सब कुछ फ्री। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसी के साथ मेरी पहली क्लास आज की, अच्छा एक बात और बताऊं, जैसे कि मेरी क्लासेस सारी चलेंगी और वीडियो पहले होगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, और जैसे ही आपके आई थिंक पेपर आएंगे, तो उससे पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा धड़ाके से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन में उठा के लाऊंगा। ठीक है, डीपली तरीके से भी होंगे। ठीक है, ताकि बच्चा कहीं पर भी कैसे भी जीके के अंतर्गत मार नहीं खाए। ठीक है, मेरा मैन ये अहम रहेगा कि बच्चे को, मैंने अपना कोर्स भी चलाया और बच्चे पर जीके के आंसर भी देने में मतलब दे नहीं पा रहा, उसमें भी कठिनाई हो रही है। ठीक है, मैं एक तो वीडियो के अंतर्गत जो क्लास है उसको एनालिसिस अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, और फिर आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आशा करता हूँ। और ये आपको खाली हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट मेरे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या पॉलिटिकल साइंस जो होती है, सिविक्स जो होती है, या आपका लास्ट जियोग्राफी, इन तीनों सब्जेक्टों को आपको एक जीके जीके जो है ना मेरी, बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर लेवल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, नॉलेज इज पावर। ठीक है,
तो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज जिस बच्चे ने मेरी ये क्लास ली है, प्रॉपर हर क्वेश्चन का आंसर देता चलेगा। आखेट का क्या होता है? आखेट का थोड़ा सा अलग है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, ना कि शिकारी। पुरातत्व के बारे में आगे बताऊंगा। कृषक क्या है? ये कृषि, कृषि जो कृषक मतलब जो किसान वर्ग है, ठीक है, शिकारी करने वाला। आखेट होता है शिकार करने वाला, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, ठीक है, वो है आखेट। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? अब यहाँ से आप फंस जाओगे, इंडस से, भारत से या एटलस से। इसमें जिस बच्चे ने क्लास ली वो सिंपल सा आंसर दे देगा, ए इज द राइट आंसर आपके सामने। नेक्स्ट है, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? अब यहाँ पर यूज हुआ पेड़ की छाल, ठीक है, पेड़ की छाल कौन सी थी? आप पीपल, नीम, ताड़। अब ताड़ भर देगा जो बहुत बहुत सा बच्चा। जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं समझा तो वो मार नहीं खाएगा। इसका आंसर हो जाता है भुर्ज। यहाँ पर पूछा गया है पेड़ की छाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। अतीत में बनाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, लेखक, किसान या क्रिश्चियन। अब अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन जो करेगा, जो वस्तुएं मिलती हैं, जो उन्होंने यूज की हैं, उनको जो अध्ययन करता है उनको पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। अब आप जान गए होंगे पुरातत्वविद क्या है, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। पुरातत्व जो होता है जो वस्तुओं का अध्ययन करता है, ठीक है। वर्ष की गणना किसके जन्म तिथि से की थी? अभी बताइए, ईसा मसीहा। सिंपल आंसर है। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, अब यहाँ पर अतीत का अध्ययन करेगा जो, बस वहां पर वस्तु का अध्ययन कर रहा था, अब यहाँ पर अतीत का अध्ययन। पुरातत्व तो यहाँ गलत हो जाता है, ठीक है, लेखक हो नहीं सकता, तो बचा क्या? इतिहासकार। इतिहासकार आपके अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इनमें से कोई ये तो है ही नहीं आंसर, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कितने वर्ष? मैंने सबसे पहले आपको बताया, इन्हीं चीजों का जिक्र किया है, ठीक है। तो 8000 वर्ष पहले कृषि का आरंभ हुआ था। इन कमेंट मुझे बताना कि कहां पर हुआ था, कौन सी पहाड़ियों में हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे जाते हैं? सिंधु सभ्यता, सिंपल आंसर। जिस बच्चे ने क्लास लिए प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने पढ़ाया है एक एक पॉइंट को, तो वो झट से आंसर दे देगा। 8000 है, 4700 है, 5500, सॉरी 2500 है, 2000 है, तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने मेरी क्लास ली वो सिंपल से आंसर दे देगा। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन कराऊंगा पहले आपके। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए, मैंने डाला नहीं है कि ये इसमें आए, मैं क्यों लिखूं, ठीक है। वो एक क्वेश्चन कई एग्जाम के अंतर्गत आए, ठीक है। किस किस का नाम मैं दूंगा आपको? सिंपल सी बात है, सीधा क्वेश्चन लिखूंगा, आपके सामने होंगे और आप क्लियर कर दोगे सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले किन फसलों की खेती, मैंने बोला था ना ये पूछेगा क्वेश्चन को। गन्ना था, गेहूं और जौ थे, चावल था, चाय था। तो 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले किन फसलों की खेती की शुरू की गई थी? तो आंसर आपका गेहूं और जौ है। ये आपको बताना कहाँ, कौन सी पहाड़ियां। भारत के मध्य में स्थित पहाड़ियां, आपको इन मैप में मैंने बताया है कि मध्य में कौन सी स्थिति है। तो हिमालय तो ऊपर हो जाता है, गारो आपके नॉर्थ ईस्ट में, किरदर की पहाड़ियां आपकी अफगानिस्तान में साइड में, तो विंध्याचल बस्ती आपकी मध्य स्थिति में, ठीक है, सिंपल है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियां हैं। अब यहाँ पर सिंपल स्टेप, ये मैंने पहले भी बता दिया, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, इंग्लिश में बोले तो गारो इज द राइट आंसर आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ये आसान क्यों लग रहे हैं आपको? क्योंकि मैंने क्लास को बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप 6 to 10 के हर चैप्टर को कर लोगे ना, आप एक पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हो मेरे माध्यम से, जीके के अंतर्गत, ठीक है। आप कहीं भी कैसे भी मार नहीं खाओगे, ठीक है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही जोर लगाऊंगा, किसी भी पेड कोर्स या सब्सक्रिप्शन में कहीं कुछ भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। सिंपल सा अपना यही टारगेट चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरी क्लासों को। 12th क्लास है आपके सामने। गंगा के दक्षिण में स्थित पहला बड़ा राज्य था? अवंती, कौशल, मगध, गंधार। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। गंगा के दक्षिण में स्थित था आपका मगध, ठीक है, सिंपल आंसर है इसका, पर लेकिन थोड़ा सा अलग है। पांडुलिपियां लिखी जाती थी ताड़ और भोजपत्र पर, कागज और चट्टानों पर, लौह स्तंभ। वहां छाल पूछी थी, ठीक है, किस पेड़ की छाल थी? ठीक है, भुज पेड़ की। यहां पर पूछा गया है कि पांडुलिपियां लिखी जाती थी ताड़ और भोजपत्र के पत्तों पर, ठीक है, सिंपल आंसर है। जिस बच्चे ने क्लास ली है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी क्लास को कर चुका होगा, ठीक है। इसी के साथ मेरी आज की फर्स्ट क्लास बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरे टॉपिक को या स्लाइड में किसी में भी प्रॉब्लम आए, इन कमेंट मुझे बताना कि यहाँ से सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट क्लास में उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है।
पीडीएफ इसकी जो है मेरे सामने पीपीटी खुल रही है, आपके सामने पीपीटी को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट रहूं हर टाइम। ठीक है, इतना ही जोर आने वाली सारी क्लासों में इसी एनर्जी के साथ करते रहेंगे। आपके अंदर भी एक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।